मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। डॉक्टर तो दोनों हाथों से लोगों को लूटने में बिजी थे, जबकि मेरी और मेरे जैसी बाकी नर्सों की तनख्वाह मीडियम सी थी। यहाँ तक कि हमारा गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से होता था। मगर मैं इस तनख्वाह में भी राजी थी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। आज से कुछ महीने पहले तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। मैं अपनी रोजी रोटी को पवित्र तरीके से कमाने के लिए सारा दिन बहुत मेहनत करती थी। मरीजों के साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। हर वार्ड के भाग भाग कर चक्कर लगाती थी कि किसी मरीज को मेरी जरूरत न हो। सारा दिन के काम के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि दिल चाहता था कि जल्दी से रात हो जाए और मैं अपने बिस्तर पर लंबी तान कर सो जाऊं। मगर जब मैं घर लौटती तो मेरी नींद गायब हो जाती थी। मैं सारी सारी रात भटकी रूह की तरह घर में यहाँ वहां फिरती रहती थी। आईने के सामने खड़ी हो जाती तो आंखों से आंसू गिरने लगते थे। मैं खुद से सवाल करती कि क्या ये तुम ही हो? मीनू, तुम तो अपने बाबा की लाडली थी, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? दरअसल मैं शुरू से बहुत अच्छी होशियार बच्ची थी। माँ बाबा ने स्कूल में दाखिला करवा दिया तो मैं हर क्लास में पहली पोजीशन हासिल करती थी। मेरे स्कूल की टीचर मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई नन्ही नन्ही पहेलियों और पलकों पर ख्वाब सजाने लगी। मैंने मैट्रिक के एग्जाम जब अच्छे नंबरों से पास किए तो मैंने घर में हुक्मनामा जारी कर दिया था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। बाबा भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाते तो माँ बाबा को टोक दिया करती। कहती थी कि नीरज, अपने बच्चों को इतने बड़े ख्वाब मत दिखाओ, हमारी हैसियत नहीं है कि अपनी बच्ची को डॉक्टर बना सके। तब बाबा माँ की बात सुनकर बहुत नाराज हो जाया करते थे। कहते थे कि अभी से इस तरह की बातें मत करो, मेरी बेटी के नन्हे से दिमाग पर बोझ मत डालो, जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। मगर बाबा को यह नहीं पता था कि इतनी जल्दी वक्त आ जाएगा। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। मेडिकल कॉलेज की फीस सुनकर ही कानों को हाथ लग गए थे। फिर मुझसे छोटी नेहा भी अब 7वीं क्लास में हो चुकी थी। मैं परेशान थी कि न जाने अब क्या होगा। बाबा बोले, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं अपने और अपनी बच्ची के ख्वाब मरने नहीं दूंगा। बाबा ने वक्त आने पर मेरे लिए अपनी जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा बेच दिया था जो उन्हें विरासत में मिला था। जाहिर सी बात है, माँ बहुत नाराज हुई थी। कहने लगी, नीरज, ये जमीन का टुकड़ा तो मैंने अपनी बच्चियों के दहेज के लिए सोच कर रखा था। इन बेचारियों का कौन सा कोई भाई है जो इनके लिए दहेज बनाता फिरेगा? हमें ही इनके आने वाले कल के बारे में सोचना होगा। माँ की बातें सुनकर बाबा बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं अपनी बच्चियों की शादी ऐसे लालची घरानों में करूंगा जो मुझसे दहेज की मांग करेंगे? मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगा कि इनके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये तो बाबा की बातें थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं डॉक्टर बनने के ख्वाब को तेजी से तय कर रखी थी, मगर फिर इसके लिए कुछ पैसे की भी जरूरत होती थी। मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई को अब बस 2 साल रह गए थे। तब एक रात बाबा सोए तो हमारे लाख जगाने पर भी न उठे। हम पर तो गम का पहाड़ टूट गया था। माँ बाबा की बॉडी को बार बार हिलाकर कहती, नीरज, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं अकेली तनहा अपनी बेटियों को कैसे संभालूंगी? मीनू को डॉक्टर बनाने की तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी करूंगी? बाबा तो अगली यात्रा पर रवाना हो गए थे। पीछे हम गमजदा से रह गए थे। पापा की मृत्यु के बाद हमें अपने आसपास की कुछ होश न थी। दिन रात गम में ही गुजरते रहते थे। फिर बाबा की 13वीं के बाद माँ ने मुझे कहा कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, तो मैं फूट फूट कर रो दी थी। मैं बोली, माँ, जिस दिन बाबा की मृत्यु हुई है उस दिन मैं उनसे अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मांगने वाली थी, लेकिन बाबा के जाने के बाद तो पता चला कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। माँ, पैसों के बिना तो पढ़ाई पूरी नहीं की जा सकती। यूं मैं मंजिल को अपनी आंखों से देख लेने के बाद छुए बगैर ही वापस लौट आई थी। मेरी छोटी बहन नेहा की भी पढ़ाई बीच में ही रह गई थी। इन हालात से निकलने का रास्ता माँ ने यही सोचा था कि वो हम दोनों बहनों की शादी कर देना चाहती थी। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए माँ ने इधर उधर रिश्तों के लिए कह दिया था। शुरू में तो मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी, क्योंकि सभी तो जानते थे कि मीनू डॉक्टर बनने वाली है। डॉक्टर लड़की को तो हर कोई बहू बनाना चाहता है, मगर जब वो लोग हमारे घर आकर हमारे हालात देख लेते
तो फिर पलटकर भी ना पूछते। माँ ने जितनी भी औरतों और रिश्ते कराने वालों को मेरे रिश्ते के लिए कहा था, सबसे एक ही बात कही थी कि बहन, आजकल के लोग ऐसी लड़कियों को अपनी बहू बनाना पसंद करते हैं जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आए। सब लोग तो तुम्हारे हालात सब जानते हैं कि उन्हें दहेज के नाम पर इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। तब माँ बहुत नाराज हुई। वो मुझसे कहने लगी, मीनू, काश तेरे पिताजी ने मेरी बात मान ली होती, उन्होंने जमीन न बेची होती। मीनू देखो, तुम्हारी पढ़ाई भी तो अधूरी रह गई है। आज अगर वो जमीन होती तो मैं उसे बेचकर तुम दोनों बहनों की शादियां धूमधाम से करती। खैर, घर में गुर्बत बहुत बढ़ गई थी, यहां तक कि घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। अब माँ को मजबूरन लोगों के घरों में काम करना पड़ा। ये तकलीफ हम दोनों बहनों के लिए बहुत ज्यादा थी। पहले हमारे घर रिश्ते आ जाया करते थे, वो अलग बात थी, बाद में इनकार हो जाता था। मगर अब तो एक काम करने वाली औरत के घर रिश्ते आना ही बंद हो गए थे। मेरे बालों में चांदी उतरने लगी थी। गुजरता वक्त मेरे चेहरे को मुरझाता जा रहा था। मेरी आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के और चेहरे पर झाइयां पड़ चुकी थी। मैं अब अपनी जिंदगी से इस कदर तंग आ चुकी थी कि जी चाहता था कि मौत को गले लगा लूं। तब माँ के अच्छे वक्त की दोस्त हमारे घर आ गई। उसने जब हमारे हालात देखे तो दंग रह गई। तब उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि मीनू डॉक्टर बन रही है। माँ ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और सारी कहानी सुना दी। तब माँ की सहेली बोली, क्या हुआ? अगर अपनी मीनू डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं मीनू को एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स लगवा देती हूँ। आंटी की बात सुनकर मैं जी उठी। मैं बोली, जी जी आंटी, अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगी तो मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। और यूं मैं एक अस्पताल में नर्स लग गई। मेरे लिए यही काफी था। मुझे लगता था कि जैसे मेरे ख्वाब को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर बनकर मेरा असल मकसद लोगों की मदद करना था, जिसे मैं यूं भी करती रहती थी। मैंने माँ को लोगों के घरों में काम करने से रोक दिया था कि हालात अच्छे होने लगे थे। एक दिन मैं घर पहुंची तो ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में किसी की दावत रखी गई हो। मैंने माँ से पूछा तो माँ के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उन्होंने नजरें झुका ली थी। फिर कहने लगी, मीनू, आज नेहा को लड़के वाले देखने आए थे। मुझे रिश्ता कराने वाले ने मशवरा दिया था कि मीनू की तो उम्र गुजर ही चुकी है, ऐसा ना हो कि नेहा की भी उम्र गुजर जाए, इसलिए तुम पहले शादी नेहा की कर दो, बाद में फिर आराम से मीनू के लिए रिश्ता ढूंढते रहना। मैं चुपचाप माँ के चेहरे की तरफ देखने लगी थी। मैं सही शब्द की तलाश में थी। मैं देख पा रही थी कि मेरी माँ के चेहरे पर दुख ही दुख था। मैंने माँ को गले लगा लिया और बोली, मुझे आपके फैसले पर गर्व है। अच्छा तो माँ ये बताए, फिर क्या कहा रिश्ते वालों ने? मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। माँ भी मुस्कुरा देती थी। वो बोली, लड़के की माँ को तो हमारी नेहा बहुत पसंद आई है, बस तुम ये समझो कि बात पक्की ही है। मैं दिल से खुश हुई थी अपनी बहन के लिए, मगर फिर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जल्दी से भागकर नेहा के कमरे में चली गई। मैं बोली, नेहा, बहुत बहुत बधाई हो, मेरी बहन, जिंदगी की नई खुशी मुबारक हो। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, दीदी, हम दोनों एक दूसरे के जन्म के साथी हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने उसको दिलासा दी और फिर हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने अपनी जमा पूंजी से उसके लिए कुछ जरूरी सामान बना दिया था। मैं खुश थी कि मेरी बहन तो खुशियां देख ही लेगी। घर में इस कदर तैयारी हो गई जितनी हम कर सकते थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। हमने पास पड़ोस के चंद घरों में कह दिया था। तब एक दिन लड़के की माँ हमारे घर आई और कहने लगी, मेरा तो बेटा लाखों में एक है, हमने आपकी लड़की तरस खाकर ले ली कि चलो यतीम बच्ची है, ईश्वर खुश होगा। मगर अब मेरा बेटा इस शादी पर राजी नहीं हो रहा है। उसने कह दिया है कि लड़की वाले अगर मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। फिर मेरे कमरे का नया फर्नीचर भी दहेज में चाहिए। लड़के को सोना पहनने का भी बहुत शौक है, तो एक मोटी सी सोने की अंगूठी भी हो जाए तो हमारा बेटा शादी के लिए मान जाएगा। हमने जब लड़के की माँ की डिमांड सुनी तो दंग रह गई। वो औरत तो अपने घर चली गई थी, पीछे हम तीनों रोती रह गई। नेहा बोली, दीदी आप रोइए मत, जिस तरह आपने समझौता कर लिया है मैं भी कर ही लूंगी।
मैं बोली, नेहा तुम फिक्र मत करो, मैं किसी ना किसी तरह तुम्हारे लिए इंतजाम कर ही दूंगी। मैंने नेहा को तसल्ली तो दे दी थी, मगर खुद सारी रात न सो सकी थी। मैं भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मन्नतें मांगी थी, मगर आज मैंने जिस यकीन के साथ प्रार्थना की थी वो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मुझे ये एहसास हुआ था कि जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तो मेरे सारे मसले हल हो गए होंगे। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तब भी मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, मगर मैंने दिल नहीं छोटा किया। यूं ही अस्पताल आ गई। मैं अपनी ड्यूटी निभा रही थी जब एक औरत मेरे पास आई। वो सोने के जेवरात से लदी हुई थी। शक्ल से बहुत अमीर घराने की औरत लग रही थी। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे देवर को ठीक कर दो, मैं आपको 10 लाख रुपये दूंगी, बस आप उसे ठीक कर दें। उस औरत की बातों से लग रहा था जैसे वो अनपढ़ हो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं उस औरत को सच बता देती कि मैं डॉक्टर नहीं हूं और इतना बड़ा मौका जो मुझे ईश्वर दे रहा है मैं उसे गवा दूं, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उस औरत से झूठ बोल दूं कि हाँ मैं ही डॉक्टर हूं और इस औरत से 10 लाख रुपये वसूल कर लूं। इस तरह मेरी बहन की भी शादी हो जाती और मेरी भी। मैंने एक पल में फैसला ले लिया। उसूल पसंद बाप की उसूल पसंद बेटी अपनी मजबूरी के आगे झुक गई थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारे देवर को ठीक कर दूंगी, तो वो कहने लगी, मेरा देवर अस्पताल नहीं आएगा। वो मुझे अपने घर का पता बताकर वहां से चली गई थी। मेरे दिलो दिमाग में अजीब किस्म की जंग जारी थी। दिमाग कुछ और कहता था, दिल कुछ और कहता था। शाम तक खैर खुद को घसीट घुसीट कर काम करने पर मजबूर करती रही। फिर शाम में जब घर गई तो मेरी माँ ने मुझे सवाल भरी नजरों से देखा। कहने लगी, बेटी कुछ इंतजाम हुआ? उस एक घड़ी में मैंने फैसला कर लिया था मुझे हर हाल में ये पैसे हासिल करने ही थे। मैं बोली, जी माँ, इंतजाम हो गया है। मेरी माँ की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। कहने लगी, बेटी मुझे बताओ कहाँ से इंतजाम हुआ है? मैं बोली, माँ आज अस्पताल में एक बहुत अमीर औरत आई थी। उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी सास के लिए एक नर्स चाहिए जो रात में उसका ख्याल रख सके। मैं अच्छी खासी रकम दूंगी उसे। तो मैंने हामी भर ली। माँ एकदम से और भी उदास हो गई। वो कहने लगी, नहीं नहीं मीनू, मैं तुम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करूंगी। पहले ही तुम परेशानियों की चक्की में पिसती रही हो, तो क्या अब रात में भी तुम मेहनत करोगी? मैं हंसती हुई बोली, माँ फिक्र न करें, बड़ी उम्र के मरीज दवा खाकर सारी सारी रात सोए रहते हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को मनाया था, तब कहीं जाकर मुझे इजाजत मिली। मैं रात 10 बजे घर से निकल गई। मैं उस बीमार औरत के बताए हुए पते पर पहुंच गई थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो मुझे अपने देवर के कमरे की तरफ ले गई थी। मैं डरते डरते उसके कमरे में गई थी कि न जाने इसके देवर को ऐसा कौन सा मर्ज है जिसके इलाज के लिए वो मुझे इतनी बड़ी रकम दे रही है। मैं उसके कमरे में गई तो एक 27-28 साल का मर्द अपने कमरे में बड़े आराम से बैठा था। मैं आगे बढ़ी तो वो चौंक गया और बोला, मेरी नेहा आ गई हो तुम? मुझे उसकी बात सुनकर हैरानी तो हुई थी, मगर बोली, मैं डॉक्टर हूं, मुझे आपकी भाभी आपके इलाज के लिए लेकर आई है। मुझे आप बताइए आपके साथ क्या मसला है ताकि मैं आपका इलाज शुरू कर सकूं। वो आदमी मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। मैं ताज्जुब का शिकार थी क्योंकि वो मर्द मुझे सच में ठीक लग रहा था। उसे कोई बीमारी नहीं थी। मैं कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर बाहर आ गई और उस औरत से बोली, आपके देवर को तो कोई भी बीमारी नहीं है। तब वो औरत मेरे पास आई और कान में बोली, मेरा देवर दिन भर गुड़ियों के साथ खेलता है और रात भर रोता रहता है। यह हर किसी को नेहा कहकर पुकारता है। न शादी करता है, ना ही मुझे अपने दिल का हाल बताता है। इसकी बीमारी ऐसी है कि मैं किसी से जिक्र नहीं कर सकती, इसलिए आपको अपने घर लाई हूं। मैं समझ गई थी कि ये तो एक दिमागी डॉक्टर का केस था, मगर मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए खामोश रही। अब मैं एक बार दोबारा जब उस आदमी से मिलने उसके कमरे में आई तो ये देखकर चीख निकल गई कि वो गुड़िया के बच्चे को बुखार का सिरप पिलाने की कोशिश कर रहा था।
मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, ये बहुत बीमार है, इसलिए इसको दवाई दे रहा हूं। मैं आगे बढ़ गई और उसके पास जाकर बैठ गई थी। मुझे पता था कि ऐसे मरीज को बातों के जरिए ठीक किया जाता है। मैं बोली, राज, इसको क्या बीमारी है? राज एकदम से उदास हो गया और बोला, इसको मौत की बीमारी है, ये मरती बहुत ज्यादा है। मैं राज की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैं बोली, ये कौन है? वो बोला, ये मेरी बेटी है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, राज, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, मगर फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, अब ये नहीं मरेगी। राज एकदम से खुश हो गया था। वो बोला, सच में? मैंने इस बात पे हाँ में सर हिला दिया और उठकर बाहर चली गई। मैं राज की अक्षरा भाभी से बोली, ऐसी क्या बात हुई है जिसका असर राज के दिमाग पर हो गया है? अक्षरा बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे देवर का कल कोरे कागज की तरह साफ सुथरा है। मैं चुप कर गई और बोली, अब मैं चलती हूं, कल फिर आऊंगी। अक्षरा ने अपने ड्राइवर से कहकर मेरे लिए गाड़ी निकलवा दी। वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया था। मैं घर पहुंची तो माँ बोली, तुम इतनी जल्दी आ गई? मैं बोली, बस उस औरत की सास को दवा वगैरह ही तो देनी थी, इसलिए मैं आ गई हूं। माँ को भी जरा सुकून मिल गया था। अगले दिन जब मैं अस्पताल आई तो अपने वार्ड के मशहूर डॉक्टर के कमरे में चली गई थी। मैंने उसको केस की हालत के बारे में एक एक बात बताकर उससे दवाई लिखवा ली। डॉक्टर ने राज के लिए आराम की दवाई लिख कर दी। आज रात जब मैं अक्षरा के घर गई तो वो बहुत खुश थी। कहने लगी, तुमने तो एक ही दिन में मेरे देवर को आधा ठीक कर दिया है। कल सारी रात वो रोया नहीं है। मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने राज की दवाई उसकी भाभी को दे दी। मैं जब राज के कमरे में आई तो वो किसी से बातों में बिजी था। मैंने गौर किया, वो अपने होशो हवास से भी बेगाना होकर बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे कह रहा था, नेहा, मैं बेवफा तो नहीं था, मगर मैं मजबूर था, जो तुम्हें जमाने के सर्द गर्म से ना बचा सका। मैं जानता हूं तुमने भी मेरी मोहब्बत में बहुत कुछ सहा है। नेहा, तुम कॉलेज पढ़ने आई थी, मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। तुमने भी जवाब दिया था तो हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। हमने सबसे छुपकर शादी कर ली और तुम उम्मीद से हो गई। नेहा, जब तुमने मुझे उम्मीद से होने की खबर सुनाई तब मैं बहुत मजबूर था। मजबूर तो शायद तुम भी थी। तुम्हारी माँ को शक हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने तुमसे पूछा तो तुमने हाँ में जवाब दिया। तुम्हारे बाबा ने ना जाने ये सब कैसे सुन लिया और उस बात का सदमा ना सह सके। वो तो मर गए, मगर फिर हमारा बच्चा भी न बच सका। तुमने अपने बाबा की मौत का सदमा इस कदर लिया कि हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में ही मर गया। तब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका था, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे घर कदम भी रखा तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। उस दिन दौलत जीत गई और हमारी मोहब्बत हार गई और हम हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। मैं राज की बातें सुनकर रोने लगी थी, क्योंकि उसकी कहानी तो मेरी कहानी से बहुत मिलती जुलती थी। मैं कुछ भी कहे बिना अपने घर आ गई थी। राज की सारी बातें हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर बरस रही थी। मैं सारी रात जागती रही थी। क्या नेहा का कोई पास्ट था? रात के 2 बज चुके थे। मैंने सोचा नेहा के कमरे में जाकर देखती हूँ कि शायद कोई सुराग मिल जाए। जब मैं नेहा के कमरे में दबे पांव गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो उस वक्त जाग रही थी। वो अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी, जबकि मुंह दूसरी तरफ था। मैं आगे बढ़ी तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं चलते चलते उसके पास पहुंच चुकी थी। फिर जो मैंने देखा मुझे हैरान कर देने के लिए काफी था। उसके हाथ में राज की तस्वीर थी। वो तस्वीर से बातें कर रही थी। कह रही थी, राज, तुम जब से मेरी जिंदगी से निकले हो मुझे सुख का सांस नहीं आया। मैं बोली, नेहा, ये सब क्या है? मेरी बात सुनकर नेहा बहुत ज्यादा घबरा गई, रोने लगी थी। कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दो। मैं बोली, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी थी। कहने लगी, दीदी, माँ ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। मैं बोली, मैं राज से तुम्हें मिलवा सकती हूँ। वो मेरे कदमों से लिपट गई थी। कहने लगी, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मैं राज की हालत देख चुकी थी। वो नेहा से सच्ची मोहब्बत करता था।
इसलिए अगले दिन उसे अपने साथ ले गई। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। राज नेहा के कदमों में गिर चुका था। वो रो रो कर उससे माफी मांग रहा था। अक्षरा ने उसे माफ कर दिया था। अक्षरा भी ये मंजर देखकर हैरान रह गई। फिर वो एक दिन अपने पति के साथ हमारे घर राज के लिए नेहा का रिश्ता लेने आ गई थी। हमने हाँ कर दी और यूं बिछड़े आशिक मिल गए थे। नेहा अब राज का इलाज हिंदुस्तान के एक बेहतरीन डॉक्टर से करवा रही है। वो बेहतर हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमारे अस्पताल में ही काम करने वाले एक डॉक्टर ने मुझे पसंद कर लिया और अपनी भाभी के हाथ शादी का पैगाम भिजवा दिया था। वो अकेला रहता था, इसलिए उसका कहना था कि मेरी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। और यूं मेरी शादी हो गई और मैं भी अब खुश रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।